हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर आपको यूके पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करनी है देन आपको सिलेबस को ढंग से देखना है, इन सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम उत्तराखंड की हिस्ट्री का सिलेबस देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब दिक्कत ये आ रही है काफ़ी एस्पिरेंट्स को कि उनको सोर्सेस नहीं मिल रहे हैं एंड अभी रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के मंथ लास्ट वीक के आसपास आ जाएगा। उसके बाद काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, काफ़ी पब्लिशिंग हाउस, क्या पता रिसोर्सेज अवेलेबल कर सकते हैं। बट जब तक ऐसे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो जो आपको सेटिस्फैक्ट्री ना लगे, तब तक आप मेरे वीडियोस के थ्रू कुछ आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक और प्री प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए कि प्री हिस्ट्री होता क्या है। देखिए, प्री हिस्ट्री उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जब कोई ओरल या रिटन अकाउंट्स एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको इस पीरियड के बारे में जानने के लिए आप मोस्टली रिलाई करते हो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के लिए। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट डिगिंग करते हैं, एक्सकवेशंस करते हैं, उसके बाद उनको कुछ टूल्स मिलते हैं जिसके हिसाब से उनको पता चलता है कि उस टाइम का लाइफस्टाइल क्या था, उस टाइम के लोग करते क्या थे। ये प्री मेटल फेज भी है, मतलब यहाँ पे मेटल्स कोई अब तक डिस्कवर नहीं हुए हैं एंड यहाँ के जो लोग हैं ये स्टोन्स, जो पत्थर है, उनको यूज करते हैं अपने टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए। अपने डे टू डे जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी एक्टिविटीज है, वो करने के लिए वो स्टोन के इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। स्टोन एज का अगर एग्जांपल देखें जो आज के टाइम सर्वाइव करता है, तो अगर आप अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स के इन ट्राइब्स के बारे में जानते हैं जिनको जरावाज और सेंटिनलीज बोलते हैं, ये लोग अभी भी स्टोन एज में ही जीते हैं। अभी भी वहाँ पे कुछ मेटल वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई है, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई है। वो लोग अभी भी पत्थरों की ही टूल्स वगैरह इक्विपमेंट्स बना के अपना काम चलाते हैं। अब बात करते हैं स्टोन एज के क्लासिफिकेशन की। स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोन टूल्स। मतलब जो स्टोन के जो टूल्स हैं, उनका लेवल ऑफ एडवांसमेंट कैसा है, उनके टाइप्स कैसे हैं, उस हिसाब से हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आ जाता है ओल्ड स्टोन एज या पेलियोलिथिक। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथ का मतलब होता है स्टोन। ये 10,000 बीसी तक ये वाला पीरियड एग्जिस्ट करता था। ओल्ड स्टोन एज को भी हम फर्दर 3 पीरियड में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। कि जैसे-जैसे स्टोन टूल्स एडवांस होते गए, मतलब जैसे जैसे उस टाइम की ह्यूमंस को उन स्टोन टूल्स को बेटर यूज़ करने के तरीके मिले, ठीक है? उस एडवांसमेंट्स के हिसाब से हम इस पीरियड को और क्लासिफाई करते हैं। लोअर, जैसे कि ऑब्वियस है कि लोअर सुनने में ही लग रहा है कि लोअर पेलियोलिथिक पीरियड सबसे पुराना था और अपर पेलियोलिथिक सबसे नया था। उसके बाद का जो पीरियड आ जाता है उसको बोलते हैं मिडिल स्टोन एज या मीसोलिथिक। ठीक है, मीसो का नाम सुनकर ही लग रहा है कि मीसो मीन्स मिडिल। ठीक है, ये 10,000 टू 7,000 बीसी के आसपास था। और फिर आ जाता है लास्ट स्टोन एज, दैट इज न्यू स्टोन एज और न्यूलिथिक, 7,000 टू 3,000 बीसी। इस पीरियड में काफ़ी ह्यूमन हैबिटेशन में काफ़ी चेंजेस आ गए थे, सेटल्ड हैबिटेशन होने लग गया था। लोग एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत इन्वेंशन हो चुका था। फायर वगैरह तो पहले ही डिस्कवर हो चुका था, फायर व्हील वगैरह। तो इस टाइम पे थोड़ा सेटल्ड एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हो गया था एंड इस पीरियड के बाद ह्यूमंस ने कॉपर मेटल डिस्कवर कर लिया था, जिसके बाद से हमारा कॉपर या ब्रॉन्ज एज और या मेटल एज स्टार्ट हो जाता है। अब स्टोन एज के टाइम पे लोग रहते कैसे थे, जैसे हम ये इमेज भी देख रहे हैं, ये मोस्टली हंटर गैदरर थे। ठीक है, हंटर गैदरर मीन्स नोमैडिक जिंदगी जीते थे। जो मेन थे वो हंटिंग करते थे, जानवरों की हंटिंग करते थे। और जो औरतें और बच्चे थे वो लोग आसपास फ्रूट्स वगैरह फ्रूट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना कंजम्पशन के लिए। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि एकदम अपने बेयर नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए उस टाइम ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे। अगर भूख लगी लगी है तो खाना खाना है, रहने के लिए शेल्टर चाहिए और अपने आप को ठंड या जिस जिस भी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पहनने के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड। अब ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 10,000 बीसीई प्लैनेट में क्लाइमेट चेंज हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हुई थी, जिससे कि आइस एज खत्म हो गई थी। जो लास्ट आइस एज थी, आइस कैप्स मेल्ट होने शुरू हो गए थे। इससे क्या हुआ कि ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए। ये ग्रासलैंड्स के डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ी और अदर दूसरे प्लांट्स की भी पॉपुलेशन बढ़ी।
इसका ये मतलब था कि और फूड और एरिया ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होने लग गया था। अब इसके टाइम पे ह्यूमंस ने क्या करना शुरू किया, ये ज़्यादा एरिया में जाने लग गए एंड सेटल एग्रीकल्चर का चलन शुरू हो गया था। एग्रीकल्चर की वजह से जो माइग्रेटरी प्रैक्टिसेस है वो थोड़ी खत्म होने लग गई और ह्यूमंस जो है उन्होंने सेटल्ड एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एक विलेज बना, एक विलेज से दूसरा विलेज बना और एक नेटवर्क ऑफ विलेजेस बन गए। स्टोन टूल्स के साथ इन्होंने दूसरी चीज़ें भी बनानी शुरू कर दी, जैसे बास्केट्स, पॉटरीज एक्सेट्रा। कि अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, एनसीईआरटीज़ पढ़ी होगी, तो आपने नोटिस किया होगा कि हर पीरियड में एक सिग्नेचर पॉटरी होती थी। जैसे इंडस वैली के टाइम पे आपके पास रेड वेयर्स होते थे, फिर वैदिक पीरियड में आपको ग्रे वेयर्स दिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब जिसकी हमने बात करी थी, सेटल्ड एग्जिस्टेंस की वजह से विलेजेस इस्टेब्लिश होने लगे, उसके बाद नेटवर्क ऑफ विलेजेस स्टार्ट हो गए और अल्टीमेटली पॉलिटिकल एंटिटीज बनने लगी, जैसे जनपद, महाजनपद एक्सेट्रा। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। क्या उत्तराखंड में भी स्टोन एज था? तो जो एविडेंस बताता है कि उत्तराखंड में ह्यूमन हैबिटेशन हमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से ही मिलने शुरू हो गए थे। दैट मीन्स अर्लीस्ट टाइम से ही हमें दिखने शुरू हो गए थे। ठीक है, यहाँ के भी जो ह्यूमंस थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो भी हंटर गैदरर्स थे, जैसे बाकी ग्लोबली जैसे रहे हैं उस टाइम के लोग। अब रीजन क्या था, जो हिमालय का जो फुट हिल्स है, जैसे आपके शिवालिक के फुट हिल्स हो गए या मिडिल हिमालयस के फुट हिल्स हो गए, मोस्टली शिवालिक के फुट हिल एरिया की हम बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे वो सब चीजें अवेलेबल थी जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए उस टाइम जरूरी थी। जैसे कि जो फुट हिल एरियाज होते थे वो हेविली फॉरेस्टेड होते थे, और अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का मतलब वहाँ पे एनिमल्स होंगे जिनकी हंटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट्स होंगे जिनको वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हिमालयन फुटहिल्स के आसपास बहती हैं। अभी भी अगर आप चले जाए, जैसे देहरादून में ही घूम लें, देहरादून भी एक तरह से वैली है मिडिल हिमालयस और शिवालिक के बीच में, तो वहाँ भी आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं। और ये जो स्मॉल हिमालयन स्ट्रीम्स हैं, ये एक वाटर सोर्स की तरह काम करते थे एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते थे, जैसे बोट्स का यूज़ करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड फुटहिल्स की एक सबसे अच्छी बात थी, जो हिमालयन फुटहिल्स थे, वहाँ पे स्टोन्स थे। और स्टोन एज में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो एक तरह से बोल सकते हैं मिनरल हो सकता है या जो भी बोल सकते, रॉ मटेरियल, वो स्टोन्स होते थे जिससे टूल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, प्लेन एरियाज में ये नहीं दिखेंगे। गंगा वैली में आपको तब तक ह्यूमन सेटलमेंट नहीं दिखेगा जब तक एग्रीकल्चर स्टार्ट ना हो गया हो, क्योंकि वहाँ पे स्टोन का कोई सोर्स नहीं था। ठीक है, अब कालसी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अगर आप में से कोई भी कालसी गया है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, जौनसार पावर एरिया, ये एक तरह से यहीं पर ही पड़ता है। ये यमुना बैंक में है, यहाँ पे आपको सबसे अर्लीस्ट एविडेंस दिखते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के। ठीक है, काफी टूल्स हैं जो लोअर पैलियोलिथिक एज के हैं, जो हमें यमुना बैंक में दिखते हैं। कालसी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे अशोकन रॉक एडिक भी मिलता है। सिमिलर, जैसे कालसी में लोअर पैलियोलिथिक एज के एविडेंस मिलते हैं, सिमिलर एविडेंस हमें श्रीनगर में भी मिलते हैं, अलकनंदा बैंक्स में, और वेस्टर्न रामगंगा वैली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी मिलते हैं, और खुटानी नाला जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे भी हमें मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में हमें अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन बहुत पहले से मिल जाते हैं और काफ़ी जगह मिल जाते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक एज के एविडेंस भी हमें मिलते हैं श्रीनगर में। जो लोग उत्तराखंड के हैं उनको पता है श्रीनगर कहाँ पे है, और जो उत्तराखंड के नहीं है या जिनको नहीं आइडिया, ये कश्मीर वाले श्रीनगर नहीं है, एक पौड़ी टेहरी गढ़वाल गढ़वाल के बॉर्डर में भी एक श्रीनगर टाउन है, श्रीनगर सिटी है, बहुत फेमस सिटी है, उसकी बात हो रही है। ये बहुत टाइम तक उत्तराखंड के काफ़ी पॉलिटिकल जो पावर्स थे उनकी किंगडम कैपिटल भी रही है। देखिए यहाँ पर भी हमें क्वार्टज़ाइट के टूल्स मिले हुए हैं, जो जो एविडेंस है कि यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक एज के लोग रहते थे। अब न्यूलिथिक सेटलमेंट का अब तक उत्तराखंड में कोई एविडेंस मिला नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तराखंड में कभी न्यूलिथिक एज आई ना हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जहाँ पे पेलियोलिथिक एज के एविडेंस है तो वहाँ पे न्यूलिथिक एज भी आई होगी, वहाँ पे लोग न्यूलिथिक सेटलमेंट्स भी रहे होंगे, पर इसके एविडेंस नहीं मिले हैं। क्या पता ढूंढने में फ्यूचर में मिल जाए, बट अभी फिलहाल इनके कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, अब उत्तराखंड के रॉक शेल्टर्स हैं,
बहुत फेमस रॉक शेल्टर्स है। ये भी एक तरह से बहुत ही कंक्रीट एविडेंस है कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन बहुत पहले ज़माने से रहा है, यानी पेलियोलिथिक स्टोन एज से रहा है। रॉक शेल्टर्स के आपने सबसे फेमस एग्जांपल देखा होगा जो मध्य प्रदेश में है, जिसको भीमबेटका बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे एविडेंस मिलते हैं, केव्स हैं, वहाँ पे केव्स के अंदर पेंटिंग्स हैं, ठीक है। ये पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज का एविडेंस देता है, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया है कि पेलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज का एविडेंस उत्तराखंड में मिल रहा है, बट न्यूलिथिक एज का हमें कोई एविडेंस अब तक फिलहाल मिला नहीं है। फ्यूचर में क्या पता मिल जाए। ये जो रॉक शेल्टर्स है हमें गढ़वाल में भी मिलते हैं एंड कुमाऊं में भी मिलते हैं, ठीक है। ये सब अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस है, एंड इसके जो पेंटिंग्स है वो इनको बहुत यूनिक बना देता है। कुमाऊनी और गढ़वाली लैंग्वेज में इन रॉक शेल्टर्स या केव्स को बोलते हैं उडियार। इसलिए जो भी आपको ऐसे रॉक शेल्टर्स दिखेंगे उन सब के आगे उडियार सफिक्स रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के रॉक शेल्टर्स। सबसे फेमस है लखोडियार, ठीक है। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, सुयाल नदी के पास, एंड इसकी डिस्कवरी की थी एमपी जोशी ने 1968 में। ये सबसे पहला प्रोफेशनली एक्सकेवेटेड केव था, ठीक है। इसमें काफी पेंटिंग्स दिखती है, जैसे कि कम्युनिटी डांस, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, अलग अलग कलर्स में है, ब्लैक, ऑकर, पिंक, वाइट। एक मोटिव, सॉरी नॉट मोटिव, मोटिव, मोटिव बोलेंगे। एक मोटिव यहाँ पे बहुत फेमस है, दैट इज कम्युनिटी डांस। यहाँ पे 62 ह्यूमन फिगर्स देख रहे हैं डांसिंग करते हुए, आप देख सकते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, इतना इमेज क्लियर नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट रॉक शेल्टर का एग्जाम्पल आ जाता है फटका नौली। ये भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रूट के बीच में। अगेन अल्मोड़ा में ही फलसीमा है। यहाँ पे पेंटिंग्स क्लियरली नहीं दिखती, बट हमें रॉक में कप मार्क्स दिखते हैं। कप मार्क्स इस तरह से डिप्रेशन को बोलते हैं, कप मार्क्स, ठीक है। अभी आगे और भी हम देखेंगे कप मार्क्स के एविडेंस। एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्वारक्या उडियार। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज ये गढ़वाल में है। इससे पहले हमें जो तीन हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये सब कुमाऊं साइड के, अल्मोड़ा, 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 ये कुमाऊं साइड के है। इसका एक्सकेवेशन में कंट्रीब्यूशन दिया था राकेश भट्ट जी ने। यहाँ पे मैन को ट्राइडेंट शेप में दिखा रखा है, मतलब ऐसे होगा, ठीक है। मेन मोटिव क्या है, ह्यूमंस एनिमल्स को टेंड कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स इससे एविडेंस मिलता है कि मीसोलिथिक या बाद के टाइम पे जब एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एक ये भी बोला जाता है कि इसका नाम ग्वारखा उडियार इसलिए है क्योंकि गोरखों ने यहाँ पे अपना खजाना रख दिया था जब गोरखों का रूल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1790 से गोरखों का रूल उत्तराखंड में स्टार्ट हो गया था, सबसे पहले कुमाऊं में, एंड 1804 ऑनवर्ड्स गढ़वाल में। और खूब गोरखों ने खूब लूटपाट मचाई थी यहाँ पे। तो ऐसे भी माना जाता है कि गोरखों ने अपना जो ट्रेजर है, जब अंग्रेजों ने उनको हरा दिया था या उसके बीच में, उन्होंने यहाँ पे छुपा दिया था, इसलिए नाम गोरखा उडियार है। काफी लोग गए भी थे खदाना ढूंढने, अब तक कुछ नहीं मिला, ठीक है। ग्वारखा डियार को सबसे, मतलब इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग द रॉक शेल्टर्स, ठीक है, सबसे खूबसूरत माना जाता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में रॉक शेल्टर आ जाता है किमनी, ठीक है। व्हाइट पेंटेड रॉक शेल्टर मिला है यहाँ पे। और बेरीनाग ये पिथौरागढ़ में है, कुमाऊं में। ये सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी है रॉक शेल्टर्स में, ठीक है। अब उत्तराखंड के प्री हिस्ट्री में फिलहाल कंटेंट इतना ही है, ठीक है। तो इतना ही आप पढ़ लीजिए। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये हेल्प कहाँ कर सकता है। देखिए, अभी जो रिसेंटली हमें पता चला है आरटीआई के थ्रू कि क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। दो सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया है, थोड़ा यूपी पीसीएस या यूपीएससी टाइप का बना दिया है। एंड यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी में 10 मार्कर या 15 मार्कर्स होते हैं, बट उत्तराखंड में हमने आरटीआई डलवाई, एंड आरटीआई के थ्रू पता चल रहा है कि जो पिछला वाला पैटर्न है मार्किंग का, वही इस टाइम भी होगा। एंड पिछले बार क्या होता था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, 5 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 16 मार्क्स के।
तो जो 8 और 16 मार्कर है उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। बट 2 और 5 मार्कर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा आ जाएगा कि कुछ आगे कि आप उत्तराखंड के रॉक शेल्टर्स के एग्जाम्पल दीजिए, या गढ़वाल के रॉक शेल्टर्स के एग्जाम्पल दीजिए, या कुमाऊं के रॉक शेल्टर्स के एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, या स्टोन एज का कुछ एविडेंस बताइए उत्तराखंड में। ऐसे क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री में। अब जैसे प्री हिस्ट्री हमने देखा था कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे कोई ओरल या रिटन एविडेंस नहीं होता है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस में ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पे राइटिंग लिटरेचर ये सब स्टार्ट हो गया था, बट इनकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है क्योंकि इनको अब तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए। तो इसलिए हम इस टाइम पीरियड के बारे में कुछ बता नहीं सकते बेस्ड ऑन दीज एविडेंसेस, दीज इंस्क्रिप्शंस। तो हम फिर से आर्कियोलॉजी की तरफ ही मुड़ जाते हैं यहाँ की हिस्ट्री को डिसाइफर करने के लिए। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो मोहनजोदारो या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, सील्स के पीछे मिलते हैं। एक अगर आपने पढ़ा होगा धोलावीरा में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिले थे काफ़ी लंबे, बट इसको अब तक हम क्रैक नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए हमें यहाँ का जो जो भी पॉलिटी है, सोशोलॉजी है, कल्चर है, इकोनॉमी है, कुछ हमें इसके बारे में क्लियरली पता नहीं है। तो हम मोस्टली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में ही रिलाई करते हैं। अब उत्तराखंड में प्रोटो हिस्ट्री का एविडेंस क्या है? अब देख सकते हैं हमें काफ़ी कॉपर फिगर्स मिलते हैं, कप मार्क्स मिलते हैं, मेगालिथिक बरियर्स मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कुछ प्रोटो हिस्ट्री के एविडेंस हमें रिलीजियस कुछ लिटरेचर से भी मिलते हैं, जैसे रिलीजियस लिटरेचर, वेद, पुराण, ब्राह्मण, है ना। अब बात करते हैं हम कॉपर होर्ड्स की। अब कॉपर की होर्डिंग बहुत ही कॉमन फिनोमेना होता था इस टाइम पे। ठीक है, मेटल एज स्टार्ट हो गया था। कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट उस टाइम पे एक तरीके से रिसोर्स होता था। उनका इस्तेमाल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी किया जा सकता था, जैसे करेंसी की तरफ, या उनके इम्प्लीमेंट्स से टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बने जाते थे। एंड मोस्टली क्या होता था उस टाइम, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ होती नहीं थी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर लोग क्या करते थे, किसी पॉटरी में या कोई गड्ढा खोद के खूब सारा अपने जो भी कॉपर के इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, या जो भी है, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके उनको दफना देते थे। एंड वही आगे जाके मिलते रहते हैं। अभी भी रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो साउथ में हमें एविडेंस मिला है, एक इक्ष्वाकु पीरियड के बहुत सारे कॉइन्स मिले थे। रिसेंट की बात है, अगस्त की बात है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि कॉपर जो था बहुत ही वैल्यूएबल मेटल होता था। ठीक है, इसको सेफली लोग छुपा के रखते थे पॉट्स या अदर यूटेंसिल्स में। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड के बाद कॉपर वाज द मेजर मेटल। ठीक है, इन फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड इन लार्ज स्केल। अब उत्तराखंड में कॉपर गोल्ड का सबसे पहला एविडेंस कहाँ पे आ जाता है, तो दैट कम्स इन अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा कॉपर के लिए जाना जाता है, कॉपर फिगरिंग्स बहुत मिलते हैं। इनफैक्ट अल्मोड़ा में अगर आपको पता होगा तो एक कम्युनिटी रहती है जिनका नाम है टमटास। ये बहुत पुरानी कम्युनिटी है, ये लोग मोस्टली कॉपर और कॉपर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, इनको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है इनके जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं। ठीक है, कॉपर के सोर्स क्या होते थे कुमाऊं रीजन में? बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। बागेश्वर और अल्मोड़ा में तो खैर अभी भी मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपर माइंस हुआ करते थे जो 3500 साल पहले तक एक्टिव थे, और ये कुमाऊं का कॉपर एज भी था उस टाइम पे। एक एग्जांपल ये है 8 कॉपर फिगरिंग्स ऑफ बनकोट एंड 5 इन नैनी पत्थर। दीज आर एग्जांपल ऑफ कॉपर कॉपर ऑफ कुमाऊं रीजन। ठीक है, ये जो टमटा की में हमने जो बात करी थी कुमाऊं की, ये कॉपर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए फेमस है। 2020 में इनको जीआई टैग भी मिला था, जो भी क्राफ्ट्स बनाते हैं। आप लोग भी कभी जाएंगे तो पक्का इनके क्राफ्ट्स को प्रमोट करिएगा। अब उत्तराखंड का मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। अब मेगालिथ होता क्या है? अब देख सकते हैं, मेगालिथ, लिथ मतलब पत्थर होता है, मेगा मीन्स बड़ा होता है। तो कुछ बड़े पत्थर के अरेंजमेंट्स को हम मेगालिथ बोलते हैं। इनके बहुत अलग अलग रीजन्स होते हैं, इन्हें ग्लोबली मिलते हैं। ठीक है, नियोलिथिक या अर्ली ब्रॉन्ज एज कल्चर का ये एविडेंस होता है। एंड
मेटल एज और प्रोटो हिस्ट्री को एक तरह से हम कोलेस कर सकते हैं, सिमिलरली बोल सकते हैं। तो मेगालिथ होता क्या है? सिंपली अ लार्ज स्टोन और एन अरेंजमेंट ऑफ स्टोन्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं मेगालिथ बरियल है, यहाँ पे इंसान को दफनाया जाता होगा एंड यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर से अरेंज कर रखा है। ठीक है, या फिर कुछ एक बड़ा सा पत्थर बीच में ऐसे ही रखा हुआ है बिना किसी बात की। नहीं, बात तो कुछ होती होगी, हमें नहीं पता है क्या रीजन है। ठीक है, इनको बोलते थे मेनहेर, जो सिंगल लार्ज स्टोन को आप ऐसे अपराइट खड़ा कर दोगे, लेकिन इनकी वर्शिप भी हो सकती होगी। ठीक है, मेगालिथिक जो साइट्स हैं वो बरियल से भी रिलेटेड हो सकते हैं या रिलीजियस पर्पस से भी हो सकते हैं, उनका एग्जैक्ट यूज हमें नहीं पता है। ठीक है, तो मेगालिथिक पूरे दुनिया में मिलते हैं एंड इट्स नेचुरल कि उत्तराखंड में भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में ह्यूमन हैबिटेशन बहुत पुराने टाइम से मिल रहे हैं। देन इट्स ऑब्वियस कि मेगालिथ जैसे कल्चर भी हमें यहाँ दिखेंगे ही। एक मलारी विलेज है जोशीमठ में, वो बहुत फेमस है एंड इट इज एन एविडेंस ऑफ मेगालिथिक कल्चर ऑफ गढ़वाल। ठीक है, यहाँ पे एक बरियल साइट मिला हुआ है। मलारी विलेज है कहाँ पे? चमोली में, नीति वैली के पास। ठीक है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है उत्तराखंड साइड के। उन्होंने 1968 में इसके बारे में बोला था। उसके बाद में एचएनबी यूनिवर्सिटी के अंडर इसके यहाँ पे एक्सकवेशन हुए थे एंड यहाँ पे काफी केव बरियल्स मिले थे। अब एक्सकवेशन में क्या क्या मिले हमें? स्केलेटन मिलते हैं, किसके? झाबू के, जो हिमालयन याक है। एक गोल्ड मास्क भी मिलता है, आपने कभी प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, अगर पीवाईक्यूज भी देखा होगा कि गोल्ड मास्क कहाँ पे मिलता है हमें, मलारी में। ठीक है, इस तरह से मिलता है। ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं, पॉट्स और ब्रॉन्ज बोल्स मिलते हैं इन इस मलारी के एक्सकवेशन में, ये सब चीजें मिल जाती है। ठीक है, इस केव का डेट क्या बोला गया है? 1st to 2nd सेंचुरी BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। अब कपमार्क्स से हमने एक बार पहले भी बात करी थी। तो कपमार्क्स इस प्रकार से होते थे, कुछ रॉक्स के ऊपर डिप्रेशन होते थे, शैलो भी होते थे, डीप डिप्रेशन भी होते थे। इनका यूज क्या है हमें नहीं पता, बट ये हमें मंदिरों के आसपास मिले हुए हैं, स्पेशली शिव में टेम्पल्स के आसपास। तो डेफिनेटली इनका कुछ पैटर्न था, इनका कुछ यूजेज था उस टाइम पे। ठीक है, एंड जहाँ हमें कप मार्क्स मिलते हैं वहाँ एविडेंस है कि यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स रही होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट हम कप मार्क्स के एरियाज देख लेते हैं, जैसे कि देवी धौरा, द्वारा हाट। ठीक है, ये सब अल्मोड़ा में है, चंद्रेश्वर मंदिर के पास। अभी हमने ऊपर ये बात करी थी कि कप मार्क्स जो है हमें मोस्टली टेम्पल्स के आसपास मिलते हैं। सॉरी, ये नहीं है, ये प्री हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म भी बोला जा सकता है, ये सारे मेगालिथिक कल्चर में मिलता है। WJ हेनवुड, ये सबसे पहले थे जिन्होंने कप मार्क्स ढूंढे थे, कहाँ पे? देवी धौरा में। अब इनके साइज और शेप क्या थे? या ये बहुत ही छोटे छोटे शेप होल्स होते थे, या फिर पियर शेप डिप्रेशन होते थे, और या तो बहुत ही लार्ज डिप्रेशन होते थे 1 मीटर के डेप्थ में। इसको बोला जाता है कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी यूज हुआ जाता हो सकता होगा, आराम से कोई सो जाए यहाँ पे। डॉक्टर MP जोशी ने बोला था, ये बात नोटिस करी थी, कि कुमाऊं में मेनहिल्स या कैपमार्क्स उन इलाकों में मिलते हैं जहाँ पे रॉकी सरफेस है या स्लोप्स है, और बरियल्स कहाँ पे मिलते हैं? वैलीज में मिलते हैं। तो इस बेसिस में उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि जो मेनहिल्स या कपमार्क से एसोसिएटेड जो लोग हैं वो हंटर गैदरर्स रहे होंगे। क्यों? क्योंकि रॉकी सरफेस है। और हमने बात करी थी कि रॉकी सरफेस के आसपास कौन रहते थे? स्टोन एज वाले लोग रहते थे, जिनको स्टोन इम्प्लीमेंट्स के लिए पत्थरों की जरूरत होती थी, जो पहाड़ों में मिल जाती है। और बरियल्स कहाँ पे है? जब सेटल्ड, एक तरह से सेटल्ड सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो जो मेगालिथिक कल्चर से जो लोग रिलेटेड है, ऐसा डॉक्टर MP जोशी का मानना है कि ये लोग लेटर फेज के होंगे मेगालिथिक कल्चर के, और कल्टिवेटर्स थे। ठीक है, ऐसा प्योरली इनका मानना है, एंड हिस्ट्री मोस्टली अजम्पशन में ही चलती है बेस्ड ऑन एविडेंस। गढ़वाल के अभी भी काफी इलाके हैं टिल डेट जहाँ पे सिमिलर कस्टम्स मिलते हैं, जैसे मेगालिथिक कल्चर मिलते हैं। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति का क्रिमेशन होता है, अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद गंगा नदी से के बेड से कोई रॉक उठा दिया जाता है, कोई पत्थर उठा दिया जाता है, और बाद में उनके गांव में जाके किसी स्पेसिफिक एरिया में उनको रख दिया जाता है। इसको बोलते हैं पित्तर कुड़ी। ठीक है, अब
कुमाऊं में एक और चीज भी मिलती है जिनको बोलते हैं बीराखम या वीर स्तंभ या हीरो स्टोन्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जंगल में मिल जाते हैं, मंदिरों के पास या बाउंड्री के विलेजेस विलेजेस के बाउंड्रीज में। अब इनका काम क्या है? मोस्ट प्रोबेबली जो वहाँ के जो हीरोज थे या देवता थे उनसे रिलेटेड होंगे, जो लोकल जो भी हीरोज रहे होंगे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? द्वाराहाट, देवी धोरा, लोहाघाट, एस्कॉट वगैरह। सबसे फेमस कौन सा है? सबसे फेमस ऐसे बोल सकते हैं देवी धोरा का है, क्योंकि देवी धोरा में एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं देवी धोरा बग्वाल। ठीक है, देवी द्वारा बग्वाल में क्या होता है, एक तरह से पत्थर की होली होती है, लोग एक दूसरे को पत्थर फेंकते हैं, एक हाथ में शील्ड होता है और दूसरे हाथ से पत्थर फेंकते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस फेस्टिवल। ठीक है, ये आपके चंपावत डिस्ट्रिक्ट में होता है। और ये कहाँ होता है? जिस साइड में वहाँ का बीरा खम्भ है, एक सिमिलर ऐसी स्टैचू है बड़ा सा, उसके आसपास वो खेला जाता है। तो मोस्टली बोला जाता है, एविडेंस बताता है कि मेडिवल पीरियड में मोस्टली ये बीरा खम्भ या वीर स्तंभ का इरेक्शन हुआ था। बट माना जाता है कि दिस वॉज अ कंटिन्यूएशन, ये मेगालिथिक पीरियड से चालू हुआ था एंड मेडिवल पीरियड तक चलता रहा। स्पेशली अगर हम दीना पानी के बेरकम की बात करें तो इसके लिए यही सच है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमने नोटिस किया कि हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और एक तरह से मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ उत्तराखंड भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं बाकी चीज़ें कवर करूं, और इससे पहले मैं आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी बताने की कोशिश करूंगा। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसमें भी थोड़ा बहुत ये मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।